नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th के सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और जो नोट्स होंगे वो चैप्टर 1 के होंगे जिसका नाम है ऑन इक्वालिटी। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझनी है कि इक्वालिटी होती क्या है। तो इंडियन डेमोक्रेसी में अगर इक्वालिटी की बात करी जाए तो इंडियन डेमोक्रेसी का जो सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है? इक्वालिटी है। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सभी लोग बराबर के हैं, चाहे वो लॉ के रिस्पेक्ट में हो, चाहे गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में हो, सभी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो सारे लोग क्या हैं? इक्वल हैं। दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी। इट इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। तो जितने भी फंक्शनिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको ये क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। कौन? इक्वालिटी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। अब देखिए, जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। अब देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट होती है दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। मतलब बाय द पीपल मतलब उसको लोग इलेक्ट करते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट है उसको कौन इलेक्ट करेगा? लोग, जो कॉमन पीपल हैं वो इलेक्ट करते हैं। फॉर द पीपल मतलब किसके लिए इलेक्ट करी जाती है गवर्नमेंट, किसके लिए बनाई जाती है गवर्नमेंट? तो आम जनता के लिए। और बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, और आम जनता के बीच में से ही कोई ना कोई गवर्नमेंट का एक पार्ट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेगी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया और एडल्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन दे बिलोंग टू, हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड। इसका मतलब क्या हुआ कि वो किसी भी रिलीजन के हों, कोई भी उनके पास एजुकेशनल स्टेटस हो, मतलब कुछ कम एजुकेटेड है, कुछ लोग मान लीजिए ज़्यादा एजुकेटेड है, किसी भी कास्ट के हैं वो, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। चाहे वो रिच हों, चाहे वो पुअर हों, कोई भी अगर इंसान है जो कि भारत का एक नागरिक है, एडल्ट है, एडल्ट का मतलब है 18 से ऊपर जिसकी एज है, उसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। और कौन सा राइट है? राइट टू वोट है। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसको कहा जाता है कि जितने भी एडल्ट्स हैं, चाहे भारत में हो या अगर कोई और कंट्री है जो इसको लागू करती है, जिसके यहाँ लागू है ये चीज़, तो कोई भी एडल्ट अगर है किसी भी कंट्री में जिसके यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लगी हुई है या लागू है, ठीक है, एप्लीकेबल है, तो वहाँ पर हर एक इंसान जो कि एडल्ट है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, उसको कौन सा राइट प्रोवाइडेड है? तो राइट टू वोट। तो उसके पास एक राइट है जिसको कहा जाएगा राइट टू वोट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बात करेगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हम लोग को देता क्या है। तो यही बोला गया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो ये क्या देता है? ये पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है। मतलब ये पॉलिटिकल रूप में अगर देखा जाए तो सारे लोग को इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हर एक इंसान के पास सिर्फ एक वोट है। ठीक है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, तो इसका मतलब सारे के सारे क्या हो गए? इक्वल हो गए टू द पीपल, बट इट डज़ नॉट इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब देखिए, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो दे दी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कोई भी कभी भी ये लोग नहीं करते। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं करता है। तो कौन सी इक्वालिटी की बात करता है? पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है, ये इसमें मिलता है। लेकिन इंसान को सोशल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से नहीं मिलती है। अब कांता देवी की बात करी गई, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा अगर, तो कांता देवी हैं कौन? तो कांता देवी के बारे में थोड़ी सी बात कर ले तो ये एक डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है, अब ये कहाँ गई हैं? तो ये वोट करने के लिए गई हैं। शी इज़ स्टैंडिंग इन द क्यू, मतलब क्यू मतलब होता है लाइन। ठीक है, तो आप लोगों ने लाइन देखी होगी, बड़ी बड़ी लाइन्स लगती हैं वोटिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एक लाइन में लगी हुई हैं एंड इज़ वेटिंग फॉर हर टर्न लाइक अदर्स। तो ये अपने टर्न का इंतज़ार कर रही कि इनका टर्न आए और ये भी जाके वोट करें। शी इज़ हैप्पी दैट शी इज़ इक्वल टू ऑल। अब देखिए ये खुश क्यों हैं? ये खुश इसलिए हैं कि जिस लाइन में बड़े बड़े लोग भी लगे हुए हैं, कुछ मतलब बहुत अमीर भी होंगे उसमें, बहुत गरीब भी होंगे, सारे के सारे लोग उसी लाइन में लगे हैं जिस लाइन में ये भी लगी हैं। इसका मतलब इनके हिसाब से ये हैप्पी इसलिए हैं क्योंकि सभी लोग यहाँ पर क्या हैं? इक्वल हैं ऑफ अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट। और क्यों ये खुश है? ये खुश इसलिए भी हैं कि हर एक इंसान के पास कितने वोट की पावर है? एक ही वोट की पावर है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अमीर है तो उसके पास ज़्यादा वोटिंग पावर हो, या मतलब एक से ज़्यादा वोट हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट गिव्स हर फील गुड, मतलब ये इसी वजह से क्या इनको अच्छा लगता है, ये बोला गया है। इवन वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन आर स्टैंडिंग इन द क्यू। और इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस लाइन की बात जो करी गई है जिसमें वोटिंग के लिए लोग खड़े हुए हैं, तो उस लाइन में गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, और वो सारे के सारे लोग सेम लाइन में खड़े हुए हैं। इसलिए कांता देवी ने कहा है कि ये बात इनके लिए अच्छी है। बट द वर्ल्ड बियॉन्ड इट इज़ समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप वोटिंग की बात करें, ठीक है, वोटिंग की तो एक लाइन है, वो तो अलग एक मुद्दा है, लेकिन अगर कुछ और बात करी जाए वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, जिसमें इक्वालिटी नहीं है।
ठीक है। व्हेन कांता हैज़ टू फेस अ बिटर रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो जब वोटिंग से बाहर आते हैं, एक रियलिटी देखते हैं, जो कड़वी रियलिटी है उसको देखा जाता है, शी बिकम श्योर दैट शी इज़ प्रे टू द सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी, तब इनको देखने को मिलता है कि इनके साथ सोशल इक्वालिटी नहीं है, इनको सोशल इनइक्वालिटी का, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ता है क्योंकि ये गरीब हैं। शी कैन नॉट कंपेयर हर सेल्फ विद द मेम्बर्स ऑफ साहब फैमिली। अब साहब एक ये कह सकते हैं कि इनके साहब हैं, साहब का मतलब होता है इनके बॉस टाइप के हैं, तो उनकी फैमिली की बराबरी नहीं कर पाती हैं। वेयर शी वर्क्स एज डोमेस्टिक हेल्प, मतलब इनके यहाँ ये नौकरानी के रूप में काम करती हैं, तो उनकी फैमिली का ये जो स्तर है उसकी बराबरी नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट में कहा गया ओनली गारंटी टू वोटिंग राइट्स टू एन एडल्ट पर्सन इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स। अब देखिए लोगों के पास बहुत अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है और सिर्फ वोटिंग राइट प्रोवाइड कर देना कहीं भी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, ये बात बिल्कुल सही है। देर आर मैनी पीपल लाइक कांता, अब कांता की तरह बहुत सारे हमारे यहाँ लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो कांता की तरह हैं। उनके साथ क्या है कि उनके पास रहने को तो नहीं है, खाने को भी नहीं है, लेकिन वोटिंग राइट्स प्रोवाइड कर दिए, तो क्या वोटिंग राइट्स से उनका रहने की व्यवस्था या खाने की व्यवस्था हो सकती है? तो आंसर है नहीं हो सकती है, ठीक है। इन अवर राइट्स हु हैव राइट टू वोट, तो इनके पास राइट टू वोट तो है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वालिटी। लेकिन अगर आप इनकी डेली लिविंग कंडीशंस को देखेंगे, वर्किंग कंडीशंस को देखेंगे, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इक्वालिटी की सिर्फ बात करना ठीक नहीं होगा, और वो भी ऐसी इक्वालिटी जिसका कोई भी ऐसा ख़ास मतलब नहीं है, जो कि वोटिंग इक्वालिटी है या कह सकते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी है। नेक्स्ट आते हैं देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इक्वालिटीज़। अब देखिए आपको पता है कई तरीके की इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ जैसे हम लोग की कंट्री में ही कई तरीक़ों की इनइक्वालिटीज़ फैली हुई हैं, जैसे एक जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम जो है बहुत पहले से चलता आ रहा है, आपको पता होगा भारत में जो कास्ट है वो मेनली हिंदुज़म में 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे ऊपर माना जाता है ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना जाता है, बी से ब्राह्मण हो गया, फिर क्षत्रिय होता है, क्षत्रियाज होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, और लास्ट में कौन होते हैं? शूद्राज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कास्ट सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है लोगों में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर करी गई है, और सेंचुरीज़ मतलब बहुत सालों सालों से है ये सब चीज़ें। दिस डीपली रूटेड इविल हैज़ क्रिएटेड डिवीजन्स अमंग दी पीपल, और इस वजह से बहुत सारे डिवीज़न हो चुके हैं लोगों में, ठीक है। द लोअर कास्ट पीपल एंड दलित्स आर एक्सप्लॉइटेड अलॉट। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि जो हायर कास्ट है, हायर कास्ट में ब्राह्मण हो गए, क्षत्रियाज हो गए, तो ये क्या करते हैं, ये लोअर कास्ट के जो लोग होते थे, जैसे दलित्स होते थे, इनको क्या किया जाता था? एक्सप्लॉइट किया जाता था, बहुत ज़्यादा इन पे अत्याचार किए जाते थे पहले के ज़माने में। अब हालांकि इतना नहीं रह गया है, अब तो बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है सब चीज़ें, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो दलितों को, जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, उनको ब्राह्मण हो गए, मेनली क्षत्रियाज हो गए, क्या करते थे? एक्सप्लॉइट करते थे। दे हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और इनके साथ क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत तरह तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन फ़िलहाल अभी उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दलित के बारे में बात करेगी, दलित का मतलब क्या होता है? तो दलित का मतलब क्या होता है? दलित का मतलब होता है ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। अब दलित बिलोंग्स टू अनप्रिविलेज्ड क्लास, तो ऐसी क्लास है जो अनप्रिविलेज्ड है, जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, उनको दलित कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स का नाम दिया गया है, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन का नाम दिया गया है, जो कौन है? जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं कौन? तो ये एक फेमस दलित राइटर है, मतलब इनकी जो ये कह सकते हैं कि जो तबका है, ये मतलब कास्ट जो देखी जाए लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फेमस क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत ही महान राइटर हैं। हु राइट्स अबाउट हिज बिटर एक्सपीरियंस फॉर बीइंग अ दलित इन हिज ऑटोबायोग्राफी जूठन। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? आत्मकथा जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब अपनी कथा जब इंसान खुद लिखता है तो उसको क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने उसको लिखा है, और इसमें बहुत सारे इन्होंने कड़वी बातें बताई हैं, अपने कड़वे कड़वे एक्सपीरियंसेस बताए हैं। कड़वे एक्सपीरियंसेस का मतलब ये कह सकते हैं बहुत टफ एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपने बताए हैं। जैसे एक एक्सपीरियंस की बात करी गई है, हिज हेड मास्टर टॉर्चर्ड हिम जेंटली, अब ग्रेटली, मतलब इनके जो हेड मास्टर थे, मतलब ये जब स्कूल जाते थे तो इनको हेड मास्टर जो हुआ करते थे, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे। टॉर्चर क्यों करते थे? क्योंकि जो ये थे, ये अनप्रिविलेज्ड क्लास या दलित से बिलोंग करते थे, या लोअर क्लास से बिलोंग करते थे। कौन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ही मेड हिम स्वीप द स्कूल। अब देखिए झाड़ू उड़ू भी लगवाते थे,
कौन जो हेडमास्टर थे इनके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के, तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से क्या करते थे, सफाई करवाते थे अपने स्कूल की और साथ ही साथ प्लेग्राउंड की। वाइल अदर चिल्ड्रन इन हिज क्लास वर स्टडिंग ही वॉज स्वीपिंग। अब देखिए कितनी, देखिए बहुत ज़्यादा मतलब गलत बात है, कितनी ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं शर्मनाक बात है कि एक हेड मास्टर की बात इन्होंने बताई है। और हेड मास्टर क्या करवा रहा है कि जब सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते थे तो ये क्या कर रहे होते थे, घर की मतलब ये जो स्कूल होता था उसके बरामदे की, उसके जो भी प्लेग्राउंड रहता था उसकी सफाई कर रहे होते। और ये बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग था इनके लिए, तो इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इससे नाम भी मिला है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको फेम भी इसी इनकी ऑटोबायोग्राफी से मिली है जिसका नाम है जूठन। अब यहाँ पर देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है, एक और कम्युनिटी की बात करी गई जो है मुस्लिम्स। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अंसारीज़ जो हैं, आपने देखिए चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंसारी एक कम्युनिटी है उसके बारे में भी आप बात सुनेंगे। तो देखिए अंसारीज़ कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके बारे में बात करी गई, ये भी कुछ ना कुछ इनके साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, दे वर नॉट गिवन फ्लैट बाय द लैंड लेडी सिंपली बिकॉज दे बिलोंग टू अदर रिलीजन। तो देखिए इनकी जो लैंड लेडी थी, लैंड लेडी ने अंसारीज़ को होम नहीं दिया। और क्यों होम नहीं दिया, होम सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि इनका जो रिलीजन था वो डिफरेंट था। ठीक है, और सिंपल भाषा में कहा जाए तो अंसारीज आप लोग नाम से समझ रहे हैं कि इनका रिलीजन क्या था, इसी वजह से इनको होम नहीं दिया गया। तो देखिए इनके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, दे वर नॉट गिवन फ्लैट, आपको पता चल गया कि इनको फ्लैट नहीं दिया गया था। इनकी लैंड लेडी ने फ्लैट सिर्फ इसलिए नहीं दिया था क्योंकि इनका रिलीजन क्या था, डिफरेंट था बाकियों से। बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बैडली ट्रीटेड। अब देखिए आप लोग देख चुके कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ किस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, किस तरीके से उनको ख़राब तरीके से ट्रीट किया गया, और साथ ही साथ अंसारीज जो हैं उनको भी गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। और ये किस वजह से, ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करी जाए तो इनका कास्ट जो था वो लोअर कास्ट के थे, और साथ ही साथ जो अंसारीज की बात देखी जाए तो इनके साथ क्या है, इनका जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। देयर डिग्निटीज़ एंड, और इनकी डिग्निटी जो है उस पर भी कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। अब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी गई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक अंदर बहुत बड़ी अच्छाई है, बहुत बड़ी पावर है, जो ये क्या कहता है कि सारे लोग जो हैं, सारे जो भी पर्सन है वो क्या हैं, इक्वल हैं। और किसके सामने इक्वल है, तो लॉ के सामने क्या है, इक्वल हैं सारे लोग। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि पहले कोई भी ऐसा लॉ नहीं था जो डिस्क्रिमिनेशन को रोके। नाउ देर आर सेवरल दैट वर्क टू सी पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एज इक्वल्स। मतलब आज कई सारे ऐसे लॉज बन चुके हैं जो ये सिर्फ चेक करते हैं कि सारे लोग कि मतलब जो जितने भी लोग हैं क्या वो इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, उनकी डिग्निटी को हर्ट तो नहीं किया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें कहाँ पर है, मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, लेकिन पहले सब ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है कि लॉ के सामने सारे के सारे लोग क्या हैं, इक्वल हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए बहुत अच्छा यहाँ पर बताया गया है। व्हाट इट मीन्स दैट एवरी पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री टू डोमेस्टिक हेल्प लाइक कांता। देखिए डोमेस्टिक हेल्पर लाइक कांता, चाहे भारत का प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट आप लोग जानते होंगे इस समय जो है रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं चेंज होते रहते हैं, कुछ साल के लिए होता है। ठीक है, और फिर से वो नए आ जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल रामनाथ कोविंद जी हैं। तो प्रेसिडेंट, चाहे प्रेसिडेंट हो या कोई भी छोटे से छोटा वर्कर हो, जैसे आपने यहाँ पर कांता का एग्जांपल देखा था, तो इनको सेम लॉज दिए गए हैं। सेम लॉज होंगे, अगर मान लिया कोई भी गलती करते हैं या लॉज को इग्नोर करते हैं या उसको मतलब ये कह सकते हैं कि डिसोबे करते पाए जाते हैं, तो इनको दोनों लोग को सेम तरीके की मतलब पनिशमेंट दी जा सकती है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब भारत में अगर देखा जाए तो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। और किस बेसिस पे, कि रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, रेस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं कर सकता। इसका मतलब चाहे कोई भी रिलीजन हो सारे लोग इक्वल हैं, चाहे कोई भी रेस हो सारे लोग इक्वल हैं, चाहे कोई भी कास्ट हो सारे लोग इक्वल है, और कहीं भी कोई पैदा हुआ है तो उससे रिलेटेड भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। Thus there are several laws in India that protect every person right to be treated equally। मतलब इक्वली ट्रीट करने के लिए हमारे भारत देश में कई सारे ऐसे लॉज बने हुए हैं। In addition to the laws, the government has also set up various schemes to improve the lives of communities and individuals
who have been treated unequally for several centuries। तो देखिए बहुत सारे ऐसे लॉस तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट कई सारी ऐसी स्कीम्स भी चलाती रहती है जिससे जो ऐसे लोग हैं जो जो नीचे कम्युनिटी के हैं, या कह सकते हैं कि जो दबे हुए लोग हैं, उनको ऊपर लाने की कोशिश करी जाती है और बाकियों के बराबर करने की कोशिश करी जाती है गवर्नमेंट के स्कीम्स के थ्रू। यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में बात करी गई है, जो है मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम में क्या है, इट इज़ वन ऑफ द वेरियस स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस डायरेक्शन। जो आपने अभी ऊपर बात देखी थी कि जो गरीब का तबके का लोग है उनको हम लोग ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं और सबके बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। और सरकार ऐसी स्कीम कई सारी चलाती है, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम दी गई है, जैसे मिड डे मील स्कीम है। और मिड डे मील स्कीम के तहत होता क्या है, तो जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, ठीक है, जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, जो गवर्नमेंट के एलिमेंट्री स्कूल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब ये कह सकते हैं जहाँ पर फर्स्ट से लेके 5th तक की पढ़ाई होती है, ठीक है। तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, जितने भी एलिमेंट्री स्कूल हैं, वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनको कुक्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है। कुक्ड फूड मतलब पका हुआ फूड प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो खाते हैं और साथ ही साथ आसानी से वो पढ़ाई भी कर लेते हैं। द स्कीम हैज़ हेल्प्ड इंक्रीज द इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन दी स्कूल। अब देखिए इससे हुआ क्या, एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि कम से कम बच्चा ये समझ के, ये मिड डे मील को समझ के कि मिड डे मील में उसको खाना मिलेगा, उसका पेट जब भर जाएगा, इसी बहाने वो आता है स्कूल में, और जब स्कूल आ रहा है तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो इनरोलमेंट है लोगों का, बच्चों का इनरोलमेंट है, अटेंडेंस है, ये कहीं ना कहीं पुअर चिल्ड्रन की इम्प्रूव हुई है, बढ़ी है। In spite of all these efforts to increase the equality of opportunity, there continues to be big difference in the country between schools the rich attend and those the poor attend। देखिए यहाँ पर सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, बहुत सारी स्कीम्स लाती हैं, फिर भी हम लोग बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखते हैं ऐसे स्कूल्स में जिसमें अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे अमीर स्कूल के बच्चों में, मतलब अमीर जो स्कूल्स होते हैं जहाँ पर अमीर बच्चों के स्कूल, ऐसे स्कूल जहाँ पर अमीर माँ बाप के बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसे स्कूल जहाँ पर जो गरीब माँ बाप हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो स्कूल्स में ही डिफरेंस होता है। जैसे आपने सरकारी स्कूल देखा होगा अगर, तो सरकारी स्कूल में देखिए ना कभी टीचर पढ़ाने के लिए जाता है ठीक से, ना कभी टीचर पढ़ाता भी है ठीक से। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल में आप जाएंगे तो प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई भी अच्छे से होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होती है। आपने कभी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं देखा होगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंस है दोनों का। बच्चों पर ध्यान भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में, जो कि सरकारी स्कूलों में कहीं ना कहीं बहुत कम या ना के बराबर भी दिया जाता है। इंडिया इज़ नॉट ओनली कंट्री वेयर देयर इज़ इनइक्वालिटी। अब देखिए भारत अकेला ऐसा देश नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया ही पूरे विश्व में ऐसा देश है जहाँ पर इनइक्वालिटी है। हर कंट्री, याद रखिए, हर कंट्री कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी फेस करती है हर एक चीज़ में। There are many democratic countries around the world where the inequality issue continues to be the key issue around which communities struggle। देखिए भारत में अगर आप इनइक्वालिटी देखेंगे तो वो कास्ट के बेसिस पे है, रिलीजन के बेसिस पे है, लेकिन जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या डेमोक्रेटिक ना हो, कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज़ जो हैं वो किसी ना किसी इशू को लेके कम्युनिटी स्ट्रगल फेस करती है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो इनइक्वालिटी उसको फेस करती है। जैसे यहाँ पर देखिए एक बात करी गई है, यूएसए की बात करी गई है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अफ्रीकन अमेरिकन वर सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। देखिए यूएसए में अगर देखा जाए तो अफ्रीका के अमेरिकन जितने भी हुआ करते थे, मतलब अफ्रीका से जो अमेरिका लाए गए थे काम करवाने के लिए, तो उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं, ठीक है, आप लोगों ने ब्लैक पीपल देखे होंगे, मेनली अमेरिका में भी पाए जाते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उनके साथ ये कह सकते हैं कि रेस का डिस्क्रिमिनेशन होता है, कलर का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि एक तरफ वो ब्लैक होते हैं, दूसरों को वाइट बोला जाता है, तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। ब्लैक वालों को कोई भी पावर, कोई भी ये कह सकते हैं कोई भी एडवांटेज नहीं दी जाती है, जबकि वाइट्स को ज़्यादा एडवांटेजेस पहले दी जाती थी। तो उनको सोशल इन्फीरियर्स माना जाता है जो ब्लैक्स होते हैं अमेरिका में। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस एंड नेशनल ओरिजिन। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करी गई है। वो एक्ट कौन सा है? सिविल राइट एक्ट है 1964 का, ठीक है। तो सिविल राइट एक्ट 1964 का क्या करता है? डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, मतलब ख़त्म करता है। और किस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है? तो जो भी बेसिस था डिस्क्रिमिनेशन का, पहले रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, रिलीजन हो गया, नेशनल ओरिजिन हो गया, तो इनके बेसिस पे जब डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको ख़त्म करने का काम कौन कर रहा है? सिविल राइट एक्ट कर रहा है 1964 का। इन द लेट 1950s देयर टुक अ मूवमेंट। अब देखिए 1950s में एक मूवमेंट आई थी
एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसको कहा गया था सिविल राइट मूवमेंट। और किसके लिए स्टार्ट हुई थी? इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो जो ब्लैक पीपल होते थे, जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपल होते थे, उनके लिए इक्वल राइट्स आ जाएं, तो इसके लिए सिविल राइट मूवमेंट को स्टार्ट किया था। और ये मेनली किसने स्टार्ट किया था? तो रोज़ा पार्क नाम की एक महिला है जिसने जो ये इसको लीड करी थी, जो इसकी लीडर थी, उनके साथ घटना भी हुई थी। इसको आप लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़ सकते हैं, उसको आप लोग बाद में देखिएगा। यहाँ पर देखिए एक और बात करेंगे, द स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी शुड बी मेंटेन्ड सो दैट वी मे होपफुल फॉर अ सोसाइटी ऑफ इक्वल्स। देखिए यहाँ पर जो बात करी गई है कि बात ये कही गई है कि जो भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए, ये हमेशा बना रहना चाहिए और हमेशा स्ट्रगल कहीं ना कहीं चलता रहना चाहिए। जिससे होगा क्या? सोसाइटी तभी इक्वल हो सकती है, सोसाइटी में तभी इक्वालिटी फैल सकती है। यहाँ पर देखिए अब धीरे धीरे करके यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे, जैसे यूनिवर्सल डल फ्रेंचाइज है, इसको पहले एक्सप्लेन किया गया है। ये होता क्या है? तो ये राइट देता है ऑल जितने भी सिटीजन्स हैं, जो भी जिनकी एज 18 या उससे ऊपर की एज होती है, उनको पॉलिटिकल राइट दिया जाता है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का राइट दिया जाता है कि वो वोट कर सकते हैं, ठीक है, अपनी सरकार को चुन सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे वो रिलीजन का हो, रेस का हो, बर्थ का हो, कास्ट का हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। डिग्निटी का मतलब क्या होता है? थिंकिंग ऑफ वनसेल्फ और एंड अदर पर्सन एज वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। देखिए डिग्निटी का मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि डिग्निटी जो है ये एक तरीके से इज्जत है। और इज्जत का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अपनी इज्जत हो, दूसरों की भी जो इज्जत होती है, दूसरों की भी जो रिस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं डिग्निटी में आती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर पीपल। अब देखिए ये एक डॉक्यूमेंट है, मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, जिसमें कई सारे रूल्स लिखे होते हैं, कई सारे रेगुलेशन लिखे होते हैं लोगों के लिए, आम जनता के लिए होते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए होते हैं। जो भी कंट्री में मतलब जनता के लिए तो होते ही होते हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं, जिसको फॉलो करना होता है जो भी लोग कंट्री में रह रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में याद रखिएगा रूल्स होते हैं और रेगुलेशंस होते हैं, जिसको कौन कौन फॉलो करेगा, जिसको जनता भी फॉलो करेगी और साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी फॉलो करने होते हैं। सिविल राइट मूवमेंट के बारे में बात करी गई है, तो ये यूएसए में हुई थी और कब हुई थी? 1950s में हुई थी। अभी किसके लिए हुई थी? तो जो अफ्रीकन अमेरिकन का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ब्लैक्स एंड वाइट का जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसी के अगेंस्ट हुई थी, सबको इक्वल राइट्स देने के लिए। और रोज़ा पार्क्स का नाम याद रखिएगा, रोज़ा पार्क्स ने इसको लीड किया था, वो इसकी लीडर थी। और किसके लिए हुई थी? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए हुई थी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? तो रेस मतलब एक हो गया ब्लैक और एक हो गया वाइट। तो इसमें जो डिफरेंसेस थे, या ये कह सकते हैं वाइट को अच्छा माना जाता था, वाइट को पढ़ा लिखा माना जाता था, इनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती थी, ब्लैक को नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी। तो इसी इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए सिविल राइट मूवमेंट हुई थी। तो ये हमारे चैप्टर 1 का पूरा एक ब्रीफ था, पूरे ये कह सकते हैं समरी थी जो अभी हम लोग ने डिस्कस करी। तो कहीं ना कहीं अब आप अगर फिर से चैप्टर को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी जो MCQs हैं उसको पहले से लगा दिए गए, क्वेश्चंस भी लगा दिए गए हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं और सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल नहीं रखेंगे, हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर कर दिए। तो आज के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।